एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। पिछले पार्ट में आपने देखा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के दरमियान ये बहस जारी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलसल कहते हैं कि हमें अस्कलान का मुहासरा करना चाहिए और ग्रेगोर को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इस नसरुद्दीन की बातों में आकर नूरुद्दीन जंगी उसकी धमकी से खौफजदा हो गए हैं और कहते हैं कि फिलहाल हम अस्कलान पर हमला नहीं कर सकते, तो मेरे फैसले का इंतजार करो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि मैंने आप पर एतमाद किया और आपने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि आप अस्कलान का मुहासरा करेंगे और उसके बाद हम ग्रेगोर पर हमला करेंगे, लेकिन अब आप इस बात से पीछे हट रहे हैं। तो नसरुद्दीन कहता है कि ग्रेगोर को जो सबक सिखाना था वो सिखाया जा चुका और जिन असीरों को बचाना था उनको भी आप बचा चुके हैं, तो अब हमारी वाहिद तरजीह इत्तेहाद होना चाहिए। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि जब तक ग्रेगोर खत्म नहीं हो जाता तब तक किसी तरीके से भी हम महफूज नहीं रह सकते, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी है। लेकिन नूरुद्दीन इन बातों पर अमल नहीं करते और सलाहुद्दीन से कहते हैं कि आप मेरे फैसले आने का इंतजार करेंगे और सब्र का मुजाहिरा करेंगे। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सरहदी गाजियों पर हमला हो गया था और ये ग्रेगोर के लोग थे जिन्होंने इन्हें खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन सरहदी गाजियों ने बहुत अच्छे तरीके से इस हमले को नाकाम बना दिया। लेकिन नाज़रीन, इस वाक़े के बाद खलील थोड़ा सा डर जाता है और वो कहता है कि जंगल के रास्ते में घात लगी हुई थी, तो अब मैं जंगल के रास्ते से नहीं जाऊंगा बल्कि मैं कबीले के रास्ते से जाऊंगा, क्योंकि कबीले का रास्ता महफूज है और अब मैं बहुत अरसे के बाद अपने खानदान से मिलने वाला हूँ, लिहाजा आप मुझे रोक नहीं सकते। सरहदी गाजी इस बात से उसे मना करते हैं और कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने हमें कहा था कि आप जंगल के रास्ते से ही जाएं और आप परेशान नहीं हो, हम आपको हर सूरत आपके खानदान से मिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन नाज़रीन, खलील उनकी बातों से कुछ परेशान नजर आता है। इसके बाद वो ज़ाहरी तौर पर कह देता है कि ठीक है, मैं आपके साथ इसी रास्ते से जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो घोड़े पर सवार होता है वो घोड़े को एड़ लगाता है और कबीले के रास्ते की तरफ बढ़ जाता है, जिस पर सरहदी गाजी उसे आवाजें देते हैं, उसे रोकते हैं और कहते हैं कि इस रास्ते से मत जाएं, लेकिन खलील उनकी बात नहीं सुनता। तो सरहदी गाजी कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी था, सलाहुद्दीन ने हमें कहा था कि इसे महफूज तरीके से इसके कबीले पहुंचा कर आओ, लिहाजा हमें इसके पीछे जाना होगा। इसके बाद महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर नसरुद्दीन की बीवी खादिमाओं से कह रही होती है कि आप यहाँ मौजूद तमाम चीजों को हटा दें, तमाम चीजें कमरे में नहीं लेकर आए, हर चीज हमारी शान के मुताबिक होनी चाहिए। मलिका खातून यहाँ आ जाती हैं और आकर कहती हैं कि आप लोग किसकी इजाजत से महल वापस आए हैं। सुल्तान नूरुद्दीन किसी भी ऐसे शख्स को महल आने की इजाजत नहीं देंगे जिसने गद्दारी की हो और उनकी खातून पर तलवार उठाई हो। तो नसरुद्दीन की बीवी कहती है कि आप जाकर सुल्तान नूरुद्दीन से खुद ही बात कर लें और जिस शख्स को आप गद्दार कह रही हैं ये जाहिर है कि वो सुल्तान के लिए ज्यादा अहम है। इसके बाद मलिका खातून यहाँ से चली जाती हैं। जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर खलील अपने रास्ते पर गामजन होता है, लेकिन यहीं पर नाज़रीन जंगल में ग्रेगोर भी मौजूद है। ये शख्स यहाँ रुककर सलाहुद्दीन और सिपाहियों को ढूंढ रहा है और ये चाहता है कि ये उनको खत्म कर दे। इतने में इसका एक खास आदमी आकर इसे बताता है कि यहाँ पर सलाहुद्दीन के लोगों को देखा गया है, सरहदी गाजी और खलील कबीले के रास्ते से जा रहे हैं। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि सलाहुद्दीन उनके साथ नहीं है, तो ये कहता है कि हम उसके सिपाहियों को ही खत्म कर देते हैं और इस तरीके से उसे ये सबक मिल जाएगा कि मुझसे किसी को भी छुड़ाया नहीं जा सकता, अब वो मौत की गिरफ्त में है। इसके बाद ये लोग मिलकर सरहदी गाजियों की तरफ बढ़ जाते हैं। महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर सलाहुद्दीन साहब और इस्माइल साहब मौजूद होते हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं कि मैं एक आलिम बनना चाहता था और इल्म के जरिए से तमाम परेशानियों को हल करना चाहता था, लेकिन वक्त के साथ मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि सिर्फ इल्म के जरिए से ही हल नहीं किया जा सकता, बल्कि हमें तलवार भी उठानी होगी और इस दौर में एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम होना चाहिए। तो मैं उठकर जहाद के रास्ते पर चल दिया, लेकिन अब मेरे बाबा इस जहाद के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। तो इस्माइल कहते हैं कि अगर उन्होंने आपको रोका है तो यकीनन इसमें कोई हिकमत होगी। तो सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो कोई राज है जिसे मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन मैं उस राज तक जरूर पहुंचूंगा। तो इस्माइल कहते हैं कि अगर आपके बाबा ने इस आग को आपसे दूर रखा है तो आप इस आग में हाथ ना डालें, हो सकता है कि आपको ये आग जलाकर राख कर दे। अभी ये बातें हो रही होती हैं कि एक सिपाही आकर बताता है कि खलील और सरहदी गाजियों को कबीले के रास्ते पर देखा गया है और उसके इर्द गिर्द ग्रेगोर और उसके सिपाही भी मौजूद हैं। तो सलाहुद्दीन कहते हैं मैंने उनको मना किया था कि वो कबीले के रास्ते से ना जाएं, जंगल के रास्ते से जाएं, उन्होंने किस तरह से गफलत बरती, अब यकीनन कोई खतरा है। इसके बाद वो कहते हैं हमें जल्दी जाना होगा। इसके बाद सुल्तान का महल दिखाया जाता है जहाँ पर मलिका खातून बादशाह के पास आती हैं और आकर कहती हैं कि आपने अपने गद्दार भाई को कैसे माफ कर दिया, जिसके लिए जलावतनी भी एक नेमत थी। आप इसने खून बहाया, आपकी खातून पर तलवार उठाई, लेकिन आपने उसे फिर महल में आने दिया। तो सुल्तान कहते हैं मैंने इसे रियासत के लिए मुनासिब समझा, मैंने इसलिए ऐसा किया, और अगर कोई और मसला नहीं है तो अब मुझे अकेला छोड़ दें। तो मलिका कहती हैं जब आप बिस्तरे मर्ग पर थे उन्होंने हम पर जुल्म किया, क्या ये बात आप भूल गए हैं? तो सुल्तान कहते हैं मैं इनमें से कोई बात नहीं भूला, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी अना को एक तरफ रख दें और इत्तेहाद को यकीनी बनाएं। मैंने ये फैसला इसलिए किया है। इसके बाद मलिका कहती है मैं अनातोलिया के सल्जूकी हुक्मरान सुल्तान मसूद की बेटी हूँ। मैंने कोनिया के महल में सबसे मुश्किल रियासती मसाइल का मुशाहिदा किया, लेकिन मैंने
ان में से किसी में ऐसी बेबसी नहीं देखी। तो सुल्तान कहते हैं लेकिन ये तुम्हारे बाबा का महल नहीं है मलिका, ये मेरा महल है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है, हर कोई इस पर अमल करेगा और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो अपने बाबा के महल चली जाओ। इसके बाद सुल्तान यहाँ से चले जाते हैं। नसरुद्दीन और उसका कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बीवी और उसका बेटा मौजूद हैं। इसका बेटा कहता है आप ये कह रहे हैं कि हम इस महल में वापस जाएंगे जहाँ से हमें सुल्तान की तरफ से जिलावतन किया गया था। आपने हिकमत दिखाई और सुल्तान नूरुद्दीन ने हमारी हर ख्वाहिश को कबूल कर लिया। तो इसकी बीवी खुश होते हुए कहती है मेरे पास एक मोहरा था, आपने वही मोहरा इस्तेमाल किया है क्या? तो ये इस राज को छुपाते हुए कहता है कि नहीं, फिलहाल सुल्तान नूरुद्दीन के लिए जानना ही काफी है, वक्त आने पर सब जान जाएंगे कि मैंने क्या किया है। ये खातून कहती है मैंने आपको सलाहुद्दीन के बारे में अहम मालूमात दी थी, लगता है आपने इस मालूमात के तहत इस राज का पता लगा लिया है। लेकिन नसरुद्दीन कहता है नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, अब इसको छोड़ दो, अब से रियासत में मेरे हुक्म की भी अहमियत होगी। सुल्तान नूरुद्दीन और सलाहुद्दीन की आंखें खोल देंगे और तुम भी औरतों में हुक्म करोगी। तो ये कहती है मलिका खातून, वो सुल्तान की बीवी है। तो नसरुद्दीन कहता है तुम मेरी बीवी हो, जाओ और जाकर हुकूमत करो, किसी से मत डरो, सुल्तान नूरुद्दीन अब से हमारे खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर खलील अपने रास्ते पर होता है लेकिन ग्रेगोर इसका रास्ता रोक लेता है। जब ग्रेगोर आता है तो ये इसे पहचानता नहीं और कहता है कि तुम कौन हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। तो ये ग्रेगोर अपने चेहरे से नकाब उठाता है, घोड़े से उतरता है तो सरहदी गाजी इसे देखकर पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये ग्रेगोर है। इसके बाद ये कहता है कि अगर तुम उकाब के घर में घुसोगे तो वो अपने पंजे लेकर तुम पर झपटेगा तो जरूर और तुम्हारा शिकार करेगा। इसके बाद सरहदी गाजियों और ग्रेगोर में लड़ाई होने लगती है तो ग्रेगोर के मजीद लोग आ जाते हैं, इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर एक जंग शुरू हो जाती है। पहले ही वार में नाज़रीन ये ग्रेगोर खलील को खत्म कर देता है और इसके बाद सरहदी गाजी बहुत मुकाबला करते हैं, बहुत हिम्मत दिखाते हैं, काफी सारे लोगों को जहन्नुम हासिल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद सरहदी गाजी कम है, अकेले होने की वजह से इन पर ग्रेगोर गालिब आ जाता है। यहाँ सलाहुद्दीन इनकी मदद के लिए निकले तो हुए हैं लेकिन अभी वो यहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। इतने में ये ग्रेगोर पूरी तरीके से सरहदी गाजियों को अपने काबू में कर लेता है और इसके बाद ये उनकी गर्दनों पर तलवारें रख देता है। उन दोनों सरहदी गाजियों को खत्म करने का फैसला करता है, जबकि एक सरहदी गाजी को छोड़ देता है और कहता है कि तुम सलाहुद्दीन को बताना कि वो किसी सिपाही को नहीं बचा पाया है। तो ये सिपाही कहते हैं कि हम तुम्हारी इन बातों से डरेंगे नहीं, अगर मैं एक मरूंगा तो मुझ जैसे 1000 पैदा होंगे। फिर ये अपने सरहदी गाजी भाई से कहते हैं कि आप सलाहुद्दीन को बताएं कि हमने सर ऊंचा किया और शहादत खुशी खुशी कबूल की। इसके बाद ये दोनों सरहदी गाजियों को शहीद कर देता है और एक सरहदी गाजी को वहां छोड़ देता है